हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इनसाइड द एटम यह चैप्टर हमारा चालू है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम इन दो सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। आज हम क्या देखने वाले? रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? हम बोल सकते हैं रुदरफोर्ड का केंद्रकीय अनुप्रारूप। अभी उसे न्यूक्लियर मॉडल क्यों बोला है, केंद्रकीय अनुप्रारूप क्यों बोला इसे, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या देखा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। उसने क्या बोला था? मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से। और जो एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल यानी अविभाजनीय है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से उसने एटम के बारे में बताया था। उसके बाद हमने देखा थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं थॉमसन के मॉडल को, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। लेकिन उसका जो मॉडल है वो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it। उसने क्या बोला था? जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह फैला हुआ है। जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल देखिए आप। वाटरमेलन में मतलब तरबूज, उसमें जो लाल लाल वाला पार्ट होता है जो हम खाते हैं, वो क्या होता है? हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब फैला हुआ होता है अच्छी तरीके से। और जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो हम क्या कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। वो है इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होते? इम्बेडेड होते, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पे रखे हुए होते। मतलब उसी तरीके से उसने एटम के मॉडल को बताया था। एटम क्या था? जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वो तरबूज के अंदर का लाल पार्ट, वो है पॉजिटिव चार्ज। और जो ब्लैक सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से उसने बताया था। प्लम पुडिंग भी उसी तरीके से होती है, अगर हम उसको एटम के साथ रिसेंबल कर सकते, इसलिए उसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी बताई, उसके बाद थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल बताया। लेकिन उसके बाद फिर रुदरफोर्ड आया, फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट से उसने अपना खुद का एक मॉडल बताया। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, किस तरीके से किया, ये सब हमें इस ट्यूटोरियल में देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911। रुदरफोर्ड ने क्या किया? एटम के इनसाइड क्या है ये देखने के लिए एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब हम क्या बोल सकते हैं? विकिरण प्रयोग, मराठी में उसको विकिरण प्रयोग बोलते हैं। उसने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, विकिरण प्रयोग किया और अपना न्यूक्लियर मॉडल रखा सबके सामने। न्यूक्लियर मॉडल मतलब अणु का केंद्रकीय प्रारूप। अभी उसे न्यूक्लियर मॉडल क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसने ऐसा क्यों किया, नया मॉडल क्यों बनाया? थॉमसन ने तो पहले अपना मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, फिर उसको नया मॉडल देने की जरूरत क्या थी बताता हूं आपको। Rutherford took a very thin gold foil, thickness 10 to the power minus 4 millimeter, and bombarded it with positively charged alpha particles emitted by a radioactive element। उसने क्या किया? एक सोना, गोल्ड मतलब होता है सोना, सोने का पतरा लिया, गोल्ड फॉइल, और उसकी थिकनेस 10 टू द पावर माइनस 4 मिलीमीटर, मतलब 10 के ऊपर -4 का क्या है? घात है, मतलब बहुत पातळ। उसका जो जाड़ी थी वो बहुत कम थी, मतलब बहुत पतला पतरा था। इतना पतला कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत पतला पतरा था वो गोल्ड का। और गोल्ड ही क्यों लिया उसने? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि मोस्ट मेलेबल मेटल है, मतलब उसका हम सबसे पतला पतरा बना सकते हैं। अगर हम दूसरा कोई मेटल लेंगे तो उसका पतरा गोल्ड जितना पतला नहीं बनेगा, थोड़ा मतलब जाड़ा बनेगा। तो गोल्ड का बहुत पतला बनता है पतरा, इसलिए उसने गोल्ड की फॉइल यानी गोल्ड का पतरा का इस्तेमाल किया। और उसने क्या किया? पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया उसके ऊपर। देखिए आप ये बात याद रखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, लेकिन अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अभी क्या है अल्फा पार्टिकल आपको बताता हूं, वैसे तो आपके बुक में दिया नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं जानकारी के लिए। अल्फा पार्टिकल मतलब हम बोल सकते हैं हीलियम +2 आयन। हीलियम +2 आयन मतलब क्या? अभी आपको हीलियम पता होगा, एक एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हीलियम में से, तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो हीलियम +2 चार्ज हम क्या बोल सकते हैं? क्या है? अल्फा पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब अगर हम हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम में क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2
न्यूट्रॉन, तो वो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल, मतलब वो अल्फा पार्टिकल के इक्विवेलेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्जड है। उसका जो प्रभार है वो क्या है? धन प्रभार है। मतलब हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल धन प्रभार। और वो जो इमिटेड है, किससे इमिटेड हुए? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब किरणोत्सारी पदार्थ। अभी क्या होते हैं किरणोत्सारी पदार्थ? ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते, मतलब किरणें छोड़ते बाहर, उनमें से किरणें निकलती बाहर। उनमें से क्या निकलती? किरणें, यानी रेडिएशंस उनमें से बाहर निकलते, वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया क्यों? उसको क्या जरूरत थी? उसको चेक करना था कि जो थॉमसन ने अपना मॉडल बताया वो सही है या गलत है, या फिर अगर वो सही है तो फिर भी उसको एक बार देखना था कि वो किस तरीके से प्रूव कर सकता है कि वो कितना ज्यादा सही है। तो उसको सिर्फ ये देखना था, इसलिए उसने क्या किया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और उसके लिए उसने एक गोल्ड फॉइल ली जो कि बहुत पतली थी, उसकी जो जाड़ी थी वो 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर थी। और उसके ऊपर उसने पॉजिटिवली चार्जड यानी धन प्रभार वाले अल्फा पार्टिकल्स का मारा किया, उसके ऊपर बम्बार्डेड विथ पॉजिटिवली चार्जड अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल। He observed the path of alpha particle by means of a fluorescent screen around the gold foil. अभी उसने क्या किया? जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, मतलब उसके ऊपर क्या किया? उसने मारा किया अल्फा पार्टिकल का, और उसके बाद उसने जो पाथ है अल्फा पार्टिकल्स का उसको देखा, उसका निरीक्षण किया, उसका ऑब्जर्व किया, वो कौन से रास्ते से जाते हैं, मतलब उनका जो मार्ग है उसका वेद किया उसने। अभी क्यों किया ऐसा और कैसे किया? अल्फा पार्टिकल को हमारे आंखों से दिखते क्या? नहीं, बहुत छोटे होते हैं अल्फा पार्टिकल, हमारी खुली आंखों से तो नहीं दिखते, दिखना मुमकिन नहीं है खुली आंखों से। तो उसको कैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल का पाथ कौन सा है, अल्फा पार्टिकल का रास्ता कौन सा है, उसको कैसे पता चला? उसने क्या किया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन का इस्तेमाल किया। गोल्ड फॉइल के आजू बाजू में उसने क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन को मतलब हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिदीप्तिमान पर्दा। उसने गोल्ड फॉइल के आजू बाजू में एक प्रतिदीप्तिमान पर्दा यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर उसने क्या किया था? जिंक सल्फाइड का लेप लगाया था। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मतलब क्या होता है? फ्लोरोसेंट मतलब हम बोल सकते हैं जो चमकता है। अगर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो वो चमकेगा। अभी अल्फा पार्टिकल दिखेंगे नहीं खुली आंखों से, तो हमें अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसे पता चलेगा? तो इसलिए उसने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। जब अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे तो जहां पे टकराएंगे वहां पे चमकेगा। तो चमकेगा तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया मतलब उसको पता चलेगा कि उसका रास्ता कौन सा था। आपने कैरम खेला होगा, आपको पता है कैरम खेलते हो आप क्या करते हो? स्ट्राइकर को मारते हो, तो स्ट्राइकर क्या करता है? टकराता है किधर भी। अगर आप ऐसा कुछ करोगे, जब स्ट्राइकर टकराएगा तो वहां पे चमकेगा, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्राइकर का रास्ता कौन सा है, इस रास्ते से वो गया इसलिए वहां पे जाके टकराया और चमका वहां पे। तो उसी तरीके से उसको पता चला कि अल्फा पार्टिकल किस रास्ते से गए, क्योंकि वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जब टकराते थे तो चमकता था। तो इसके माध्यम से उसको पता चला कि उनका रास्ता कौन सा है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर आपको, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। देखिए अल्फा पार्टिकल इमिटर है, जो एक मटेरियल है जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, और उसने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है गोल्ड फॉइल के आजू बाजू में। और ये जो बॉक्स ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो लेड का बॉक्स है। लेड के बॉक्स में क्यों रखा आपको बताता हूँ आगे, लेकिन ये लेड का बॉक्स है, उसके अंदर उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा है जो क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। और इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया। It was expected that the alpha particle would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atoms. अभी क्या एक्सपेक्टेड था, मतलब क्या आशा थी कि जो अल्फा पार्टिकल टकराएंगे गोल्ड फॉइल को, वो क्या होंगे? पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब फिर से वापस आएंगे, टकरा के वापस आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो थॉमसन ने बताया था मॉडल, उसने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमने देखा था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार याद दिलाया था लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि रुदरफोर्ड को वही तो चेक करना था कि उसने कितना सही बोला कितना गलत बोला। अगर सही है तो किस तरीके से है वो उसको देखना था। तो उसका क्या आशा थी उसको कि थॉमसन ने बोला था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्जड है, तो रिपेल होंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल का जब टकराएगा एटम को तो वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे उसको आशा थी। ऐसा उसने क्या पहले ही सोच के रखा था। Unexpectedly, most of the alpha particles went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through a large angle, and surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path. लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी आशा नहीं थी।
मतलब क्या हुआ, आशा किसकी थी कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब परावर्तित होंगे, ऐसी आशा थी। लेकिन कुछ अनपेक्षित चीजें हुई। क्या हुई कि जो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल थे वो उस फॉइल से सीधा चले गए, मतलब ना रिफ्लेक्ट हुए ना मुड़े, कुछ नहीं, सीधा अंदर चले गए। मतलब इस साइड से चले, उस साइड से निकले बाहर। A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब थोड़ा सा उन्होंने रास्ता अपना बदला। A still small number of alpha particles get deflected through a large angle. और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि अपना रास्ता उन्होंने थोड़ा ज्यादा बदला, मतलब उनका जो एंगल था वो बहुत बड़ा था, मतलब जो ओरिजिनल रास्ता था उससे बहुत ज्यादा वो मुड़ गए। और सरप्राइजिंगली one alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path. लेकिन सबसे सरप्राइजिंग वाली बात कौन सी थी, सबसे आश्चर्यजनक कौन सी बात थी कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस आ गया उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। देखिए आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया था मैं आपको बताऊंगा। लेड बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए किया था कि जो इमिटर होता है, मतलब जो अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यहाँ पे, वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं करता, वो हर डायरेक्शन में रेडिएशन को इमिट करता है। लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में, मतलब हमें वो गोल फॉइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो एक ही डायरेक्शन में हमें चाहिए, लेकिन वो तो हर डायरेक्शन में इमिट करेगा। और जो रेडिएशन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए उसने उसे लेड बॉक्स में रखा। लेड बॉक्स में रखने का कारण, लेड क्या करता है, उन रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता, तो उसने लेड बॉक्स में उसे रखा, सामने से एक होल बनाया, छिद्र बनाया सामने से, जिसमें से वो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और वो सीधा किसके ऊपर टकराएंगे, आके गोल्ड फॉइल के ऊपर। और उसने देखा क्या कि ज्यादा से ज्यादा तो अंदर पास हो रहे थे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल निकल गए आगे, कुछ हो गए जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। देखिए ये जो है वो कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ये वाला ज्यादा एंगल से, ये जो वाला ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ है जो वापिस आ गए सीधा, मतलब 20,000 में से एक, 20,000 में से एक क्या हुआ, सीधा वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। और उसको पता कैसे चला ये, क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट मतलब प्रतिदीप्तिमान, जैसे अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर टकराएगा वो चमकेगी थोड़ा सा, तो उस चमकने की वजह से उसको पता चला, वरना तो अल्फा पार्टिकल खुली आंखों से दिखते नहीं, तो पता कैसे लगता। इसलिए उसने जिंक सल्फाइड का लेप लगाया था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था, जो कि क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, मतलब वो चमकेगा। तो इस तरीके से उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अभी इससे उसको क्या समझा, चलिए देखते। The large number of alpha particles that went straight through the foil indicates that there was no obstacle in their path. अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हुए थे, सीधा पास हुए थे उस गोल्ड फॉइल से, मतलब सीधा इस साइड से गए उस साइड से निकले। इसका मतलब उनके रास्ते में कोई अड़थड़ा नहीं था। उनके रास्ते में अड़थड़ा होता तो वो क्या होते, रिफ्लेक्ट होके या तो डिफ्लेक्ट होते, दोनों में से एक होते, लेकिन वो सीधे चले गए। इसका मतलब उनके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था, कोई भी अड़थड़ा नहीं था। It meant that there must be mainly an empty space inside the atoms in the solid gold foil. इसका मतलब क्या उसने लगाया कि इसका मतलब क्या है, उस एटम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भाग है उस एटम के अंदर वो क्या है, पोकळ भाग है, मतलब उसके कुछ भी नहीं है अंदर, पोकळ है, मतलब उसकी जगह जो है वो मोकड़ी जगह है वहां पे। The small number of alpha particles get deflected through a small or big angle must have faced an obstacle in their path. हमने अभी देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब क्या है, उनके रास्ते में कोई ना कोई अड़थड़ा आया होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने ऑब्स्टेकल को फेस किया होगा, कुछ अड़थड़ा आया होगा, तभी तो उन्होंने अपना रास्ता बदला ना। इट मीन दैट द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हेवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो इसका मतलब उसने क्या लगाया कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और हेवी, मतलब बहुत ज्यादा हेवी, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है, ऐसा जड़ भाग जो कि क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वो अड़थड़ा था उनके लिए। और वो कहां पे था, सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में। इसका मतलब उसने ऐसा क्यों लगाया, उसने क्या मतलब लगाया कि एक पॉजिटिवली चार्ज यानी धन प्रभारित और जड़ ऐसा कुछ तो अणु का भाग है जो कि एटम के सेंटर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने देखा कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे कि 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ रहा था, मतलब वो किससे टकरा रहा था, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड और हेवी पार्ट है सेंटर में, उससे वो टकरा रहा था। अब उसको कैसे पता चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं ना, तो इसका मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था, जो भी अड़थड़ा था, उसका भी चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और उसको हेवी क्यों बोला है उसने, हेवी इसलिए बोला है
क्योंकि अगर वो हेवी ना होता, वो जेड ना होता, तो अल्फा पार्टिकल इतने स्पीड से गए थे कि उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाते, मतलब उससे अंदर उसको छेद के वो आगे निकल जाते, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने अपना रास्ता बदला। इसका मतलब जो सामने वाला जो भी अर्थात था उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, वो जो भाग था जो भी था वो बहुत जेड है। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये एटम है, अभी कुछ रेज आपको दिखाए, ये जो रेज है मतलब वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, आपको दिख रहा होगा। एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को, मतलब अभी न्यूक्लियस के बारे में तो उसने बाद में बताया, लेकिन ये जो भी अंदर पॉजिटिवली चार्जड हेवी पार्टिकल है उससे टकरा के वो वापस जा रहा है, और जो बाकी के आजू बाजू से जा रहे, कुछ है जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, उसके बाजू से गए थोड़े से। तो इससे आपको पता चल गया कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया। तो एक है रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ द न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज फॉलोज। अभी जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी उसने ऑब्जर्व किया, जो भी अनुमान उसने लगाया, उससे उसने क्या किया, अपना केंद्रीय अनुप्रारूप सबके सामने रखा। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। उसने क्या निकाला नतीजा कि एक पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में, मतलब एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, अणु के केंद्र भाग में एक पॉजिटिवली चार्जड यानी धन प्रभारित केंद्रक है, ऐसा उसने बोला। और क्यों बोला आपको पता चल गया, क्योंकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, किसके टकराने की वजह से, उस न्यूक्लियस को टकराने की वजह से। तो उसने बताया कि सेंटर में एटम की क्या एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्जड है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अणु का जो पूरा का पूरा वस्तुमान है वो केंद्र पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा उसने बताया। निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और उसने क्या बताया, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, मतलब ऋण प्रभारित कुछ तो कण है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो थॉमसन ने पहले बता दिया था। तो उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब केंद्र के आजू बाजू में परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसा उसने बताया। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। एज द ऑपोजिट चार्जेस आर बैलेंस्ड द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने क्या बोला कि जितना भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसके बराबर है, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर है, और इसी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी विद्युत दृष्टया उदासीन है। जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर उतना नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे, संतुलन कर रहे एक दूसरे का, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है एटम, यानी क्या है, उदासीन है। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे, मतलब जो परिभ्रमण कर रहे, किसके भौताल परिभ्रमण कर रहे हो, न्यूक्लियस के भौताल परिभ्रमण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, पोकड़ी है, मतलब खुली जगह है बहुत ज्यादा। उनकी जगह, उनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा खुली जगह है। ये क्या है, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ऐसा हम बोल सकते हैं। न्यूक्लियर मॉडल क्यों बोलते हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसने बोला पहली बार कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, तो इसलिए उसके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल बोला है। तो ये सारे के सारे 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, आप इन्हें नोट डाउन करके ले सकते हो। अभी यहाँ पे आपको 3 मॉडल दिख रहे होंगे, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कई बार क्या होता है एग्जाम में इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, और अगर हमें अच्छे से समझ में लेना है कि डाल्टन ने क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया और रुदरफोर्ड ने क्या बताया, और उन्होंने अलग अलग मॉडल क्यों बनाए, तो हमें इन तीनों को कंपैरिजन में देखना होगा। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया था कि जो मैटर है वो एटम से बना हुआ होता है। एटम क्या है, इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब एटम अविभाजनीय है और अविनाशी है, ऐसा उसने बताया था। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक भरियु चेंडू यानी सॉलिड बॉल, हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे उसको, डाल्टन के एटम के मॉडल की तरह। मतलब डाल्टन ने जो एटम बताया था वो किसकी तरह था, भरियु चेंडू की तरह। और जो थॉमसन ने बताया था वो क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ जगह पे जड़े हुए हैं, ऐसा उसने बताया था। तो हम वाटरमेलन यानी तरबूज को थॉमसन के एटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और रुदरफोर्ड ने क्या बताया, रुदरफोर्ड ने अभी 5 चीजें बताई, अभी हमने देखी थी कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, ये सारी चीजें उसने बताई, अभी हमने देखा। अभी इन तीनों का हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंतररचना अणु की, उसके बारे में डाल्टन ने कुछ बताया था क्या, नहीं, डाल्टन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने उसके सामने क्रॉस लगा दिया है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया। थॉमसन ने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था क्या, जी सही है,
उसने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, इसलिए तो हमें पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने बताया था। रुदरफोर्ड ने भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सही है, न्यूक्लियस उसके अंदर ही होता है, तो उसने भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, डाल्टन ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, डाल्टन ने कुछ भी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र भी नहीं किया डाल्टन ने, तो वो भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मतलब डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन थॉमसन ने बताया क्या, सही है, थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। थॉमसन ही पहला था जिसने बोला कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो क्या है, इम्बेडेड है एटम के अंदर, ऐसा उसने बोला था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रुदरफोर्ड ने कुछ बताया, सही है, रुदरफोर्ड ने भी बताया। रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा बताया उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, और वो कौन से रिवॉल्विंग है, मतलब वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आजू बाजू में परिभ्रमण करते हैं, ऐसा उसने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया था क्या, डाल्टन ने नहीं बताया था। उसने एटम के अंदर कुछ नहीं बताया था, उसने सिर्फ बताया था कि एटम क्या एक भरी हुई चेंडू की तरह है, उसके अंदर मतलब हम उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा उसने बताया था। लेकिन इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया था। अभी न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने कुछ बताया था कि नहीं, थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोला था, न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तो न्यूक्लियस के बारे में भी थॉमसन कुछ नहीं बोला। न्यूक्लियस के बारे में रुदरफोर्ड कुछ बोला क्या, सही है, न्यूक्लियस के बारे में रुदरफोर्ड ने पहला रुदरफोर्ड ही है जिसने न्यूक्लियस के बारे में बोला। रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर पे होता है और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पूरे का पूरा जो एटम है उसका मास न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऐसा उसने बताया। अभी हमें डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। लेकिन अभी थॉमसन और रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उनके बीच में और कौन सा स्पेसिफिक डिफरेंस आता है, इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए थॉमसन ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड है, मतलब जैसे वाटरमेलन स्ट्रक्चर आपने देखा, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं कैसे इम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से, यानी वो स्टेशनरी है। थॉमसन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहते हैं स्टेशनरी, लेकिन जो रुदरफोर्ड ने बताया वो क्या बोला, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो रिवॉल्व होते, किसके बहुताल, न्यूक्लियस के बहुताल, वो परिभ्रमण करते हैं, ऐसा उसने बताया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। और उसने क्या बताया था थॉमसन ने, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। उसने क्या बोला कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, और जो कि एटम के सेंटर पे, ऐसा रुदरफोर्ड ने बोला। तो ये इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया होगा कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ क्योंकि थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। फिर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को टेस्ट करते समय जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने किया, तब उसको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसी मैंने आशा की थी वैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग ही हुआ। इसका मतलब हमें नया एटॉमिक मॉडल देना पड़ेगा। तो रुदरफोर्ड ने अपना नया न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाल्टन की थ्योरी और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के बारे में देखना है तो मेरा इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमें बोर का एटॉमिक मॉडल देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।